हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट। इसका हम आज चैप्टर 1 ख़त्म कर देंगे, जिसके अंदर हम कवर करेंगे सेक्शन 1 to 5। अब जैसा कि आप सबको पता है कि राजस्थान की वैकेंसी आउट हो चुकी हैं और उसके फॉर्म 30 जुलाई से शुरू हो जाएंगे। अब हम बिल्कुल भी डिले नहीं कर सकते। अब मैं आपको डेली बेसिस पर एक्ट करवाता जाऊंगा और आज हम शुरू करने वाले हैं राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट। अब इस एक्ट के अंदर अगर हम बात करें तो 7 चैप्टर हैं और मेरी कोशिश होगी कि पर डे हम एक चैप्टर खत्म करते हुए चलें। तो अकॉर्डिंग टू मी ये एक्ट 7 दिन में मैं आपको खत्म करवाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। सपोज अगर हम आज सोमवार को शुरू कर रहे हैं तो अगले सोमवार तक मैं आपको ये एक्ट किसी भी हालत में करवाने की कोशिश करूंगा। उससे पहले भी हो सकता है और उससे एक दो दिन ऊपर भी हो सकता है, लेकिन हम एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं करेंगे, आराम से करेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज का हमारा एक्ट, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट। अब राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट की अगर हम बात करें, अब राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में इस बारी 2 एक्ट एडिशनल जोड़े गए हैं और वो एक्ट बहुत छोटे छोटे थे, वो भी मैं आपको करवाऊंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब अगर हम बात करें राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट की, तो इससे भी हमें अप्रॉक्सीमेट 3 क्वेश्चन राजस्थान पूछता है। अगर आपको सिलेबस पता हो तो राजस्थान में 70 क्वेश्चन आते हैं लॉ के, जिसमें से 3 क्वेश्चन ये पूछता है राजस्थान में, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट से। तो हम इसको बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। हालांकि बहुत छोटा एक्ट है, 32 सेक्शन है कुल और 7 चैप्टर्स में डिवाइड है। आज हम इसी को शुरुआत करते हुए इसका चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 5 तक हम आज कवर अप कर देंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का एक्ट, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट। अब किसी भी एक्ट के बारे में हम क्या पढ़ते हैं, उसका एक्ट नंबर। तो एक्ट नंबर क्या है इसका? एक्ट नंबर 1 ऑफ 2003। 2003 में पास होने वाला एक्ट नंबर 1 राजस्थान का क्या होगा? राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट। अब ये कहाँ पर एप्लीकेबल होगा? राजस्थान में एप्लीकेबल होगा। यहाँ तक की बात क्लियर है, क्योंकि ये क्या है, लोकल एक्ट है। अब हम देखते हैं इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें। टोटल सेक्शन कितने हैं? अगर हम बात करें इसके टोटल सेक्शनों की, तो इसके टोटल सेक्शन है हमारे पास 32। टोटल सेक्शन इसके हमारे पास हैं 32। बात करें चैप्टर्स कितने हैं, चैप्टर्स कितने हैं इसके? चैप्टर्स हैं इसके टोटल 7। कितने शेड्यूल हैं इसके? शेड्यूल हैं इसके 4। यहाँ तक की बात क्लियर है। मैंने आपको बताया इसके अंदर टोटल सेक्शन 32 हैं, जो कि 7 चैप्टर्स में डिवाइड है और इसके अंदर शेड्यूल है 4। अब अगर हम बात करें, किसी भी एक्ट को हम पढ़ने से पहले हम क्या देखते हैं, उसका एनेक्टमेंट डेट। अगर हम इसकी एनेक्टमेंट डेट की बात करें, एनेक्टमेंट डेट की, तो कब हुआ था? 25 फरवरी 2003 को इसकी एनेक्टमेंट हुई थी, 25 फरवरी 2003 को। 25 फरवरी 2003 को। और इसकी अगर हम बात करें एनफोर्समेंट की, तो इसकी एनफोर्समेंट हुई थी हमारी 1 अप्रैल 2003 को। ये आपको कुछ बेसिक पॉइंट याद रखनी है, इनमें से भी क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब हम चलते हैं सेक्शन बाय सेक्शन। अब हम आज डिस्कस करने वाले हैं जो पार्ट हमारा, वो है हमारा चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी। अब अधिकतर एक्टों का यही होता है, चैप्टर चैप्टर 1 अधिकतर एक्टों का यही बोलता है, क्या बोलता है? प्रिलिमिनरी बोलता है। तो इसका भी क्या बोलेगा? प्रिलिमिनरी बोलेगा। अब अगर हम बात करें, इस एक्ट के अंदर 2017 में अमेंडमेंट हुई थी। अमेंडमेंट अगर आपसे पूछ रहे ईयर कौन सा था, तो 2017। ये भी आपको चीज याद रखनी है। अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 1। हर एक्ट का सेक्शन नंबर 1 क्या होता है? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड और कमेंसमेंट। तो इसका भी क्या है? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड और कमेंसमेंट। क्या होगा? क्योंकि ये
राजस्थान का लोकल एक्ट है तो ये कहाँ पर एप्लीकेबल होगा, राजस्थान में होगा, ऑल ओवर इंडिया तो नहीं होगा। तो देखते हैं, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट। पहली चीज, इट शैल एक्सटेंड इन फर्स्ट इंस्टांस टू सच ऑफ म्युनिसिपल एरिया। अब अगर आपसे पूछ ले कि ये कहाँ तक विस्तरित है, तो ये है म्युनिसिपल एरियाज में। और म्युनिसिपल एरिया भी कौन से, विच आर कंप्राइजिंग ऑफ, म्युनिसिपल एरिया में भी कुछ स्पेसिफिकेशन है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में। म्युनिसिपल एरिया भी कौन से, जहां पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हो स्टेट के। और साथ में एंड लेटर ऑन सच ऑफ अदर म्युनिसिपल एरिया, इसके अलावा अदर म्युनिसिपल एरिया में भी हो सकता है जहां पर कि क्या, एक राज्य सरकार अपनी नोटिफिकेशन के थ्रू ऑफिशियल गैजेट में बता दे। मतलब ये एक्ट राजस्थान के उन म्युनिसिपल एरियाज में एप्लीकेबल होगा जहां पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। साथ साथ यदि राज्य सरकार चाहे तो अपनी ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन दे करके किसी अन्य म्युनिसिपल एरिया में भी इनको लागू करवा सकती है। तो यहाँ पर सारी बात किसके ऊपर आती है, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर आती है कि स्टेट गवर्नमेंट यदि चाहे तो वो अपनी नोटिफिकेशन जारी करके ऑफिशियल गैजेट के अंदर इसको किसी और म्युनिसिपल एरिया में भी लगा सकती है। कौन से म्युनिसिपल एरिया, राजस्थान के अंदर आने वाले म्युनिसिपल एरिया। यहाँ तक की बात क्लियर है। ये हमारा हो गया है सेक्शन 1 का क्लॉज 2। अब देख लेते हैं, इट शैल केम इनटू फोर्स विद द इफेक्ट ऑफ फ्रॉम सच। मैंने आपको बताई थी इसकी एनफोर्समेंट डेट क्या थी, 1 अप्रैल 2003। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, इसको इंटरलिंक बताऊंगा मैं। एक क्वेश्चन है कि 1 अप्रैल को हमारा एक और एक्ट लागू हुआ था। 1 अप्रैल को हमारा एक और एक्ट लागू हुआ था, हालांकि वो 2003 में नहीं था, 1974 में था। लेकिन कौन सा एक्ट था वो था हमारा सीआरपीसी। अब आप बोलेंगे सर इससे इसका क्या लिंकअप है, मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए, कल को आपको अगर 1 अप्रैल 1974 बोल दिया जाए और ऑप्शन में दे दिया जाए राजस्थान रन कंट्रोल एक्ट, तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे। 2003 वाला एक्ट है राजस्थान का, 1974 वाला है सीआरपीसी, ये आपको याद रहेगा। ये ठीक है। एज द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन ऑफ इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर हमने क्या देखा, डेट ऑफ एनेक्टमेंट देखी हमने, डेट ऑफ एनफोर्समेंट देखी हमने, एक्ट नंबर देखा हमने, टोटल नंबर ऑफ सेक्शन कितने होते हैं वो हमने देखा, कहाँ कहाँ पर लागू होगा वो हमने देखा, इसका नाम देखा। अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 2। अब सेक्शन नंबर 2 जो है, लगभग लगभग हर एक एक्ट का, अप्रोक्सीमेट हर एक एक्ट का क्या होता है, डेफिनेशन पार्ट होता है। तो इसका भी डेफिनेशन पार्ट सेक्शन नंबर 2 है। और अगर हमें किसी भी एक्ट का डेफिनेशन पार्ट समझ में आ जाता है तो हमें लगभग लगभग उस एक्ट के बारे में 40% बातें वहीं समझ में आ जाती हैं। तो अब हम देखेंगे सेक्शन 2 डेफिनेशन, जो कि राजस्थान की कहती है। अब सबसे पहले डेफिनेशन आती है एमिनिटीज की। अब अगर हम एक बार डेफिनेशन को छोड़ दें तो एमिनिटीज होती क्या है। मान लो मेरे को एक किराए पर घर लेना है, क्या लेना है, घर लेना है। अब मैं जो किराए पर घर लूंगा तो मेरे को तो उस घर के पैसे देने हैं ना, उस रूम के पैसे देने हैं। सपोज कर लो 5,000 रुपए का रूम मेरे को पड़ा, विद लैट्रिन बाथरूम और विद किचन, ये मुझे 5,000 रुपए का पड़ा। अब मैं जो पेमेंट करूंगा उस रूम की तो करूंगा, उस रूम में पंखा तो मेरे को अपने आप लगाना पड़ेगा, उस रूम में एसी मेरे को अपने आप लगाना पड़ेगा, उस रूम में फर्नीचर मेरे को अपने आप लगाने पड़ेंगे, उस रूम में फ्रिज मेरे को अपने आप लगाना पड़ेगा। जो भी मेरी डेली नीड्स का सामान है, मेरे ऐशो आराम का सामान है, वो मेरे को अपने आप लगाना पड़ेगा। मकान मालिक को मेरे को खाली रूम दे देगा। तो वो हो गया सिर्फ रूम का रेंट। अब मान लो मकान मालिक के पास एक टेबल पड़ी हुई है, उसने बोला कि मैं ये आपको यूज करने के लिए दे सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में मैं आपसे 200 रुपये महीना लूंगा एडिशनल। मैं ठीक है, ओके। मकान मालिक के यहाँ पे पंखा टंगा हुआ था, वो कह रहा मैं आपको ये भी दे सकता हूँ, लेकिन उसके मैं आपसे 100 रुपये एक्स्ट्रा लूंगा हर महीने। मैंने बोला ओके। मकान मालिक के यहाँ पे एसी लगा हुआ था, मैंने, आप ये भी यूज़ कर लो लेकिन इसके 500 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे महीने के। मैंने ओके।
उस रूम के अलावा जो उसके अंदर पंखा लगा है, एसी लगा है, कॉमन पैसेज है, फिटिंग्स है, कुछ डेकोरेटिव आइटम्स हैं, टेबल्स हैं, जो मर्जी हैं, उस रूम के अलावा, तो वो सब क्या आएंगी? एमिनिटीज आएंगी। क्या आएंगी? एमिनिटीज। तो देख लेते हैं डेफिनेशन क्या कहती है। एमिनिटीज इंक्लूड्स क्या? सप्लाई ऑफ वाटर, क्योंकि इसका बिल भी हमें अलग से देना पड़ता है। सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसका बिल भी हमें अलग से देना पड़ता है। बिजली पानी जो हम बोलते हैं कि मकान का इतना है, बिजली पानी का इतना है, बोलते हैं ना, तो ये वही है। तो ये भी एक एडिशनल बेनिफिट है जो कि लैंडलॉर्ड देता है अपने टेनेंट को। यहाँ तक ये बात समझ में आती है। कोई भी पैसेज हो, स्टेयर हो, नेचुरल लाइट हो, लेबोरेटरीज हो, लिफ्ट हो, कंजर्वेंसी हो, सैनिटरी सर्विस हो, टेलीफोन सर्विस हो, टीवी केबल सर्विस हो, और द लाइक। मतलब उस मकान को छोड़कर, उस रूम को छोड़ करके जो भी एडिशनल सर्विस हमें दी जाए, उसने हमें टेबल दे दी, फर्नीचर दे दिया, पंखा दे दिया, एसी दे दिया, जो भी हमारे लिए यूजफुल हो उस रूम के अलावा, तो ये क्या होंगी? एमिनिटीज होंगी, जो कि हमारी सुख सुविधाओं के लिए वो दी जाती हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है। तो हमें एमिनिटीज का मतलब समझ में आ गया कि भैया, चाहे वो पानी की सप्लाई हो, बिजली की सप्लाई हो, पैसेज हो, स्टेयरकेस हो, लिफ्ट हो, टेलीफोन हो, केबल टीवी हो, एसी हो, फ्रिज हो, जो भी इसके अंदर आ सकते हैं वो सब कुछ आएंगे। यहाँ तक की बात क्लियर है। तो हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 2A, एमिनिटीज। अब हम बात करेंगे 2B में क्या दे रखा है? एपेलेंट रेंट ट्रिब्यूनल्स। एपेलेंट रेंट ट्रिब्यूनल्स, जहां पर रेंट को लेकर के कोई भी विवाद होगा उसकी सुनवाई कहां पर होगी? एपेलेंट रेंट ट्रिब्यूनल्स के अंदर। अब उसकी डेफिनेशन कहाँ दे रखी है हमें? सेक्शन 19 के अंदर। तो 2B में देख लेते क्या देखा रखा है। एपेलेंट रेंट ट्रिब्यूनल्स मीन्स एपेलेंट रेंट ट्रिब्यूनल अंडर कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 19। अब ये 19 जब हम आगे पहुंचेंगे तब मैं आपको कराऊंगा। अभी के लिए तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एपेलेंट रेंट ट्रिब्यूनल, अगर हम 2 के अंदर बात करेंगे तो 2 में कहाँ दे रखे? सेक्शन नंबर 2B के अंदर। और अगर हम बात करें डेफिनेशंस में कहाँ दे रखी है, तो उसकी डेफिनेशन हमें दे रखी है सेक्शन 19 के अंदर। और 2B में क्या लिख रखा है? वही सेम मीनिंग होगा जो कि सेक्शन 19 के अंदर गिवन होगा। यहां तक की बात क्लियर है। अब हम बात करते हैं तीसरी हमारी डेफिनेशन, लैंडलॉर्ड या मकान मालिक। लैंडलॉर्ड या मकान मालिक। लैंडलॉर्ड मीन्स एनी पर्सन who for the time being in receiving or entitled to receive। ऐसा आदमी जो या तो रिसीव कर रहा है, रिसीव कर रहा है, या रिसीव करने का अधिकारी है, एंटाइटल टू रिसीव। क्या रिसीव करेगा? रेंट। किसका रेंट? ऑफ एनी प्रीमाइसेस। किसी भी प्रीमाइसेस का रेंट रिसीव करने का अधिकारी हो, या किसी भी प्रीमाइसेस का वो रेंट रिसीव कर रहा हो। देख लेते हैं। वेदर ऑन हिज ओन अकाउंट, या तो वो खुद उसका रेंट रिसीव कर रहा हो, या खुद उस रेंट को रिसीव करने के लिए एंटाइटल हो, या फिर अपने किसी एजेंट से रिसीव करवा रहा हो, किसी ट्रस्टी से रिसीव करवा रहा हो, माइनर है तो किसी गार्जियन से रिसीव करवा रहा हो, कोर्ट का आदेश है तो किसी रिसीवर से आदेश करवा रहा हो, फॉर एनी अदर पर्सन, या किसी अन्य आदमी से भी करवा रहा हो, तो भी वो आदमी क्या होगा? लैंडलॉर्ड होगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है? रेंट रिसीव कर रहा है, या फिर रेंट रिसीव करने के लिए वो एंटाइटल है। यहां तक की बात क्लियर है। हु वुड सो रिसीव और म्युनिसिपल एरिया कौन से एरिया होंगे? ऐसे एरिया होंगे जो कि राजस्थान म्युनिसिपल एक्ट के अंदर डिफाइंड हैं। तो वो एरिया कौन से होंगे? हमारे म्युनिसिपल एरियाज होंगे। सेक्शन नंबर 2 में कह दिया। अब यहाँ पर आती है सेक्शन नंबर 2F। किसकी बात करता है? प्रीमाइसिस। प्रेमाइसिस क्या होगा? प्रेमाइसिस मींस एनी लैंड जो कि एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज नहीं की गई है। पहला पॉइंट ये हमारा कह दिया क्लॉज है। ऐसी जमीन जो कि किसके लिए यूज नहीं की गई है? एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज नहीं की गई है, खेती बाड़ी के लिए यूज नहीं की गई है। यहां तक की बात क्लियर है। क्वेश्चन पूछ लेगा व्हाट डू यू मीन बाय प्रेमाइसिस अंडर राजस्थान कंट्रोल एक्ट, या हमें डेफिनेशन कहाँ दे रखी है? 2F के अंदर। प्रेमाइसिस कौन सी है?
ऐसी ज़मीन जो कि हम किसके लिए यूज़ नहीं कर रहे, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर रहे। क्लॉज बी, ऐसी बिल्डिंग या ऐसी बिल्डिंग का पार्ट जो कि हम फार्मिंग के लिए यूज़ नहीं कर रहे, जिसको कि हमने किराए पे दे रखा है या जिसको कि हम किराए पे देने के लिए इच्छुक हैं। लेट और इंटेंडेड टू लेट फॉर द यूज ऑफ, किस पर्पस के लिए देंगे, फॉर द पर्पस ऑफ रेजिडेंस एंड फॉर द पर्पस ऑफ कॉमर्शियल यूज और फॉर एनी अदर यूज। मतलब एग्रीकल्चर पर्पस को छोड़ करके या तो हम उसको रेजिडेंस पर्पस के लिए दें, या हम उसको कॉमर्शियल पर्पस के लिए दें, या हम उसको किसी और अन्य पर्पस के लिए दें, तो वो भी क्या कहलाई जाएंगी, रेजिडेंट, वो भी हमारी क्या कहलाई जाएंगी, प्रीमाइसेस कहलाई जाएंगी। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब इस प्रेमाइसिस के अंदर और क्या क्या हमारे इंक्लूड है वो भी देख लेते हैं। इंक्लूडिंग गार्डन प्रेमाइसिस के अंदर इंक्लूड है, ग्राउंड प्रेमाइसिस के अंदर इंक्लूड है, गोडाउंस प्रेमाइसिस के अंदर इंक्लूड है, गैरेज, आउट हाउस, इफ एनी अप्रेंटेड टू सच बिल्डिंग और अ पार्ट। अगर वो गार्डन किसी बिल्डिंग का पार्ट है तो वो प्रेमाइसिस में इंक्लूड है, अगर वो ग्राउंड किसी बिल्डिंग का पार्ट है तो वो प्रेमाइसिस में इंक्लूड है। अब सपोज कर लो, अब आप समझोगे, एक तो हो गया ये पूरा एक गार्डन एरिया, ये पूरा गार्डन है, और एक ये हमारा प्लॉट है, इसमें ये बिल्डिंग है, ये हमारी बिल्डिंग हो गई, और यहाँ पर ये पार्क है या गार्डन है। अब ये जो पूरा एरिया है ये प्रीमाइसेस में इंक्लूड नहीं होगा, और ये जो एरिया है ये प्रीमाइसेस में इंक्लूड होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये बिल्डिंग का पार्ट है। लेकिन यहाँ पर कोई बिल्डिंग है क्या, कोई बिल्डिंग नहीं है, तो ये प्रीमाइसेस में इंक्लूड नहीं होगा और ये प्रीमाइसेस में इंक्लूड होगा। यहाँ तक की बात क्लियर है। देखते हैं आगे। कोई भी ऐसा फर्नीचर है जो कि लैंडलॉर्ड ने दिया है यूज करने के लिए, एनी फर्नीचर सप्लाइड बाय लैंडलॉर्ड फॉर द यूज इन सच बिल्डिंग और अ पार्ट। अलमारी दे दी कि आप इसी बिल्डिंग में यूज करोगे, कोई फिटिंग दे दी इसी में यूज करोगे, तो वो भी क्या हुआ, प्रीमाइसिस का पार्ट हुआ या प्रीमाइसिस ही हुआ। ठीक है। पूछ सकता है आपसे कि प्रीमाइसिस में क्या इंक्लूड होगा, तो कोई भी फर्नीचर जो कि सप्लाई किया लैंडलॉर्ड ने उस प्रीमाइसिस में यूज करने के लिए, वो भी प्रीमाइसिस में ही इंक्लूड होगा। ठीक है। एनी फिटिंग affixed एंड amenities प्रोवाइड इन सच बिल्डिंग और अ पार्ट फॉर मोर बेनिफिशियल एंजॉयमेंट देयर ऑफ। किराएदार की सुख सुविधा के लिए कोई एमिनिटीज भी प्रोवाइड की गई हो, कोई फिटिंग्स भी दी गई हो, वो भी प्रीमाइसिस में काउंट होंगी। यहाँ तक की बात क्लियर है। एनी लैंड apperent टू द टू एंड लेट विद एनी सच बिल्डिंग और पार्ट। कोई उस बिल्डिंग से जुड़ा हुआ कोई भाग भी है तो वो भी प्रीमाइसिस के अंदर इंक्लूड होगा। लेकिन क्या चीज इंक्लूड नहीं होगी वो भी देख लेते हैं। बट डस नॉट इंक्लूड अ रूम, अदर एकोमोडेशन इन अ होटल, धर्मशाला, इन, सराय, लॉजिंग हाउस, होर्डिंग हाउस, हॉस्टल। हॉस्टल प्रीमाइसिस में इंक्लूड नहीं होंगे, होर्डिंग हाउस प्रीमाइसिस में इंक्लूड नहीं होंगे, लॉजिंग हाउस प्रीमाइसिस में इंक्लूड नहीं होंगे, सराय प्रीमाइसिस में इंक्लूड नहीं होंगे, इन प्रीमाइसिस में इंक्लूड नहीं होंगे, धर्मशालाएं प्रीमाइसिस में इंक्लूड नहीं होंगी, अकोमोडेशन ऑफ होटल, होटल की अकोमोडेशन प्रीमाइसिस में इंक्लूड नहीं होगी, और कोई भी अन्य रूम जो उस बिल्डिंग से अलग है वो प्रीमाइसिस में इंक्लूड नहीं होगी। यहां तक की बात क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। अगर हम बात करें एक्सप्लेनेशन की, एक्सप्लेनेशन, इन एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, अगर किसी पार्टीज के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, द टॉप ऑफ द रूफ शैल नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ द प्रीमाइसिस
लेट आउट टू द टेनेंट। अगर मान लो किसी पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है तो वो किराएदार उस प्रीमाइसिस की छत का इस्तेमाल नहीं कर सकता। द टॉप ऑफ द रूफ शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द प्रीमाइसिस लेट आउट योर टेनेंट। आपने पूरी बिल्डिंग किराए पे दी हो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर उसमें एग्रीमेंट आपका नहीं बना हुआ है कि वो इस्तेमाल कर सकता है नहीं कर सकता, तो भी हम क्या मानेंगे कि वो किराएदार उस प्रीमाइसिस के छत का इस्तेमाल नहीं कर सकता। यहाँ तक की बात क्लियर है। एफ ए, ये अमेंडमेंट आया था हमारा रेंट अथॉरिटी के बारे में। रेंट अथॉरिटी मीन्स ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 22A। रेंट अथॉरिटी का मतलब क्या हुआ? कोई भी ऐसा ऑफिसर जो कि अपॉइंट किसके द्वारा किया गया हो? सेक्शन 22A के अंतर्गत किया गया। वो कौन होगा? रेंट अथॉरिटी होगा। और ये हमें कहाँ दे रखा है? सेक्शन 2FA के अंदर। अब हम बात करेंगे रेंट ट्रिब्यूनल की। सेक्शन 2B के अंदर हमने क्या बात की थी? अपेलेंट रेंट ट्रिब्यूनल की, जो कि हमें कहाँ गिवन था? सेक्शन 19 के अंदर गिवन था। अब हम बात करेंगे किसकी? रेंट ट्रिब्यूनल की। वो हमें कहाँ गिवन है? सेक्शन नंबर 13 के अंदर गिवन है। मीन्स अ रेंट ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 13। तो ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 2G। किसकी बात कर रहा है? रेंट ट्रिब्यूनल की। और अपेलेंट रेंट ट्रिब्यूनल की किसने बात की थी? सेक्शन 2B के अंदर। और उसकी डेफिनेशन हमें कहाँ की बना है? सेक्शन 19 के अंदर। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब हम देखते हैं सीनियर सिटीजन। सेक्शन 2H कहता है हमारा सीनियर सिटीजन, ऐसे नागरिक, भारतीय नागरिक, सिटीजन ऑफ इंडिया हु अटेंड एज ऑफ 65 ईयर्स और मोर। जो भी भारतीय नागरिक 65 साल या उससे ज़्यादा है वो क्या होंगे? सीनियर सिटीजन होंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन 2I। अब हमने बात की थी सेक्शन 2D के सी के अंदर लैंडलॉर्ड की। अब हम बात करेंगे सेक्शन 2I के अंदर किसकी? किराएदार की, टेनेंट की। अ पर्सन बाय होम, जिसके द्वारा, और ऑन हुज अकाउंट और बिहाफ रेंट इज but for a contract express implied would be payable for any purpose, any premises to his landlord, including the person who continuing in possession after the termination of tenancy, otherwise than by the order or decree of eviction passed under the provision of this act। वो हर एक आदमी जिसके द्वारा, जो खुद या किसी और के बिहाफ पर किसको देगा रेंट? लैंडलॉर्ड को देगा। किस लिए देगा? क्योंकि वो उसके उसमें रह रहा है। लेकिन इसके अंदर क्या इंक्लूड नहीं है, ये हमें देखने वाली बात है। अदरवाइज देन बाय अ ऑर्डर और अ डिक्री फॉर एविक्शन पास। इसमें किसी कोर्ट के एविक्शन की डिक्री और ऑर्डर इंक्लूड नहीं है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि टेनेंट में क्या इंक्लूड नहीं है। कोई भी ऐसा आदमी जो किसी कोर्ट के ऑर्डर से रह रहा हो, जो किसी कोर्ट की डिक्री से रह रहा हो, तो वो टेनेंट की परिभाषा में इंक्लूड नहीं होगा। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब हम देखते हैं इसका क्लॉज 2। इन द इवेंट ऑफ अ डेथ ऑफ अ पर्सन रेफर्ड इन सबसेक्शन 1। अब सबसेक्शन 1 में कौन था? टेनेंट था। अगर टेनेंट की डेथ हो जाती है तो क्या होगा? इन केस प्रेमिसेस लेट आउट फॉर द रेजिडेंशियल पर्पस। अगर मान लो उसकी डेथ से पहले किसी टेनेंट ने उस प्रीमाइसिस को किसके लिए यूज किया था? रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज किया था। तो जो उसके साथ उसके रहने वाली सर्वाइविंग स्पाउस है, उसकी मतलब बीवी, या कोई महिला है तो उसका हस्बैंड, उसका बच्चा, बेटा, उसकी बेटी, उसकी मदर, उसका फादर, जो उसके साथ उसकी मृत्यु से पहले ऑर्डनरी रहते थे, who had been ordinarily residing with him in such premises as a member of his family up to his death। जो उसकी मृत्यु से पहले उसके साथ एज अ फैमिली मेंबर रहा करते थे। अब उसके अंदर चाहे उसकी, अगर वो हस्बैंड था तो उसकी वाइफ, और वाइफ है उसका हस्बैंड, उसके माता पिता, उसका बेटा बेटी, जो एक फैमिली मेंबर की तरह रहते थे वो, या इन केस ऑफ अ प्रीमाइसेस लेट आउट फॉर अ कॉमर्शियल पर्पस। अगर वो प्रॉपर्टी किसी कॉमर्शियल पर्पस के लिए थी या किसी बिजनेस पर्पस के लिए थी, तो उस केस में भी उसकी सर्वाइविंग स्पाउस, उसका बेटा, उसकी बेटी, मदर, फादर, who had been ordinarily carrying on business with him in such premises as a member of a family up to his death।
उस केस में भी ये सब तो होंगे ही, लेकिन वो उसके साथ में क्या होने चाहिए थे, बिजनेस करने चाहिए थे। अगर रेजिडेंशियल की बात करेंगे तो उसके साथ एज अ फैमिली रहेंगे, और अगर हम उसके नीचे वाली बात करेंगे तो वो एज अ फैमिली मेंबर उसके साथ बिजनेस करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, कॉमर्शियल वाली बात करेंगे। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब हमने ऊपर देखा था रेंट ट्रिब्यूनल, अब हम देखेंगे खाली ट्रिब्यूनल। सेक्शंस में कंफ्यूजन बिल्कुल क्रिएट मत करना। अब हम देख रहे हैं खाली ट्रिब्यूनल क्या कहता है। ट्रिब्यूनल मींस एन appellant रेंट ट्रिब्यूनल इफ रेंट ट्रिब्यूनल एज द केस में बी। तो यहाँ पर हमने ट्रिब्यूनल को क्या बोल दिया है, appellant रेंट ट्रिब्यूनल, और हम ऊपर कहाँ पढ़ के आए हैं, 2B के अंदर, और उसके अंदर कहाँ दे रखा है डेफिनेशन, कहाँ गिवन है, 19 के अंदर। तो आप 19, 2B और 2J को इंटरलिंक करके पढ़ना, कंफ्यूजन बिल्कुल क्रिएट मत करना। यहाँ तक की बात क्लियर है। सेक्शन नंबर 3। अब सेक्शन नंबर 3 यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, देख लेते क्या लिखा हुआ है। चैप्टर 2 and 3 नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन प्रीमाइसेस एंड टेनेंसी। अब इसमें कहा गया है, अभी तो हम इसका चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, अब लेकिन चैप्टर 2 जो कि बात करता है रिवीजन ऑफ रेंट की, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सेक्शन 6 और 7, और चैप्टर 3, इसमें बोला गया है कि चैप्टर 2 और चैप्टर 3 जो इस एक्ट के हैं, उसके प्रोविजंस कौन कौन सी प्रीमाइसिस पे नहीं लगेंगे, कौन कौन सी टेनेंसीज पे नहीं लगेंगे। मतलब कौन कौन सी ऐसी प्रीमाइसिस होंगी या कौन कौन सी ऐसी किराएदारी होगी, टेनेंसीज होंगी, जिसके ऊपर हम इस एक्ट के चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 को हम एप्लीकेबल नहीं कर सकते। देख लेते हैं। नथिंग कंटेन्ड इन चैप्टर 2 and 3 ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई। चैप्टर 2 and 3 के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। किस में नहीं होंगे, अब आपका क्लॉज 1, 2 and 3 तो यहाँ से रिपील्ड हो गया है अमेंडमेंट ऑफ 2017 के बाद। अब हमें पढ़ना है क्लॉज 4 से। कोई भी ऐसी प्रेमाइसिस होगी जो कि बिलोंग करती है या हमने किसी को दे रखी है, किसके, या जो कि किसी बिलोंग करती है, किसके, किससे बिलोंग करती है, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर से, या किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट से बिलोंग करती हो, या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट से बिलोंग करती हो, या किसी भी लोकल अथॉरिटी से बिलोंग करती हो। कोई भी ऐसी प्रोमाइसिस जिसका अधिकार क्षेत्र किसके पास है, केंद्र सरकार के पास, राज्य सरकार के पास, या लोकल अथॉरिटी के पास, उसके ऊपर चैप्टर 2 चैप्टर 3 के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। ये हो गया हमारा क्लॉज 4। एनी प्रोमाइसिस बिलोंग टू और लेट आउट बाय एनी बॉडी कॉर्पोरेट कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल एक्ट और राजस्थान एक्ट। मतलब कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी या ऐसी प्रीमाइसिस जो कि राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, कॉर्पोरेट बॉडी हो, या किसी केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई कॉर्पोरेट बॉडी हो, तो वो प्रेमाइसिस भी चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 की प्रोविजन से एग्जम्प्टेड है, छूट मिलेगी उनको। क्लॉज 5 हो गया। एनी प्रेमाइसिस बिलोंगिंग टू गवर्नमेंट कंपनी एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 617 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। कोई भी ऐसी गवर्नमेंट कंपनी है जो कि कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत बनी है, सेक्शन 617 के अंतर्गत, उसके ऊपर भी क्या होगा, चैप्टर 2 and 3 एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लॉज 6 हो गया। आगे देखते हैं। एनी प्रीमाइसिस बिलोंगिंग टू देवस्थान डिपार्टमेंट ऑफ अ स्टेट। देवस्थान डिपार्टमेंट ऑफ अ स्टेट मतलब इसके अंदर एक तरीके से आप बोल दीजिए रिलीजियस प्लेसेस, जो कि कौन गवर्न कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट गवर्न कर रही है, विच आर मैनेज एंड कंट्रोल बाय स्टेट गवर्नमेंट। टू एनी प्रॉपर्टी ऑफ वक्फ, या कोई उसका का वक्फ बोर्ड उसको गवर्न कर रहा हो, रजिस्टर्ड अंडर वक्फ एक्ट 1995। मतलब ऐसी कोई धार्मिक स्थल, किसी भी कम्युनिटी के धार्मिक स्थल जिसको कि कौन गवर्न कर रहे हो, राजस्थान सरकार कर रही हो, या उसको कोई वक्फ बोर्ड बना हो जो कि वक्फ एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो, उसके ऊपर भी चैप्टर 2 और
चैप्टर 3 के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। टू एनी प्रीमाइसेस बिलोंगिंग टू सच रिलीजियस, कोई धार्मिक संस्थान हो, कोई चैरिटेबल संस्थान हो, कोई एजुकेशनल संस्थान हो। क्लास ऑफ सच ट्रस्ट एज मे बी स्पेसिफाइड इन, और वो संस्थान कैसी होनी चाहिए, वो स्पेसिफाइड होनी चाहिए किसके, राजस्थान गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के अंदर। राजस्थान गवर्नमेंट के ऑफिशियल गैजेट के नोटिफिकेशन के अंदर वो संस्थान अगर मेंशन्ड है तो उसके ऊपर भी क्या होगा, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। यहां तक की बात क्लियर है। एनी प्रोमाइसेस बिलोंगिंग टू और वेस्टेड इन द यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश बाय एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग ऑन फोर्स, किसी भी यूनिवर्सिटी के ऊपर चैप्टर 2 चैप्टर 3 के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। मतलब यूनिवर्सिटी को भी यहाँ से छूट दी गई है, लेकिन वो एस्टेब्लिश बाय लॉ होनी चाहिए। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब वो लॉ चाहे सेंट्रल लॉ से हो चाहे स्टेट लॉ से हो, वो कैसे भी हो सकती है। 10 की बात करें, एनी प्रीमाइसेस लेट टू बैंक्स, बैंक से जुड़ी हुई कोई प्रीमाइसेस हो, पब्लिक सेक्टर से जुड़ी हुई कोई प्रीमाइसेस हो, पीएसयू जो हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, कोई कॉरपोरेशन से जुड़ी हुई संस्थान हो जो कि किससे बने हुए हैं, किसी सेंट्रल एक्ट से बने हैं, किसी स्टेट एक्ट से बने हैं, कोई मल्टीनेशनल कंपनीज हो उसकी प्रेमाइसिस भी इसमें छूट दी जाएगी, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो उनको भी छूट दी जाएगी, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसका कि पेड अप शेयर कैपिटल 1 करोड़ या उससे ज़्यादा है उसको भी दी जाएगी। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेगा, ऐसी कौन सी पब्लिक सेक्टर कंपनी है, उसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना होगा जिसको छूट मिल जाएगी, तो हम बोलेंगे पेड अप शेयर कैपिटल कितना होगा, 1 करोड़ और मोर। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। अब हम देखते हैं, हमने पढ़ा बैंक। अब फॉर द पर्पज ऑफ द क्लॉज द एक्सप्रेशन बैंक का मतलब क्या हुआ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि कंस्टिट्यूट हुआ था एसबीआई एक्ट 1955 से, तो वो होगा बैंक का मतलब। और अगर एसबीआई नहीं है तो अ सब्सिडरी बैंक एज डिफाइंड इन एसबीआई सब्सिडरी बैंक एक्ट 1959। अगर हम एसबीआई की बात करेंगे तो एसबीआई एक्ट 1955, अगर एसबीआई की सब्सिडरी की बात करेंगे तो एसबीआई सब्सिडरी बैंक एक्ट 1959। तो ये आएंगे बैंक की डेफिनेशन के अंदर। अब हम देखते हैं इसका 3। अब इसके अलावा कोई और बैंक हुआ एसबीआई और इसके सब्सिडरी के अलावा तो कॉरस्पॉन्डिंग न्यू बैंक्स जो कि किसके अंदर बने हैं, सेक्शन 3 ऑफ बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग 1970 के अंतर्गत, या सेक्शन 3 ऑफ बैंकिंग कंपनीज के अंतर्गत। और अगर मान लो इसके अलावा कोई अन्य बैंक है, बीइंग अ शेड्यूल्ड बैंक डिफाइंड अंडर क्लॉज ई ऑफ 2, मतलब 2 क्लॉज ई के अंदर, कौन से एक्ट के अंदर, आरबीआई एक्ट के अंदर। मान लो कोई अन्य बैंक है जो कि डिफाइंड है आरबीआई एक्ट के क्लॉज सेक्शन 2 के क्लॉज ई के अंदर, तो वो भी क्या होंगे, बैंक की कैटेगरी में माने जाएंगे। और कोई भी ऐसी प्रीमाइसिस हो जो कि सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्रीज को दी गई हो, एम्बेसी के लिए दी गई हो, हाई कमीशन के लिए दी गई हो, लीगेशन के लिए दी गई हो, फॉरेन स्टेट्स के लिए दी गई हो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए दी गई हो, किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हो, और वो स्पेसिफाइड हो उनके ऑफिशियल गैजेट में, तो वो भी क्या होंगी, बैंक्स होंगी। ठीक है, हमने किसी हाई कमीशन को दी, किसी एम्बेसी को दी, किसी फॉरेन कंट्री के जनमान को दी, तो वो भी क्या होगी, बैंक के अंदर कंसिडर की जाएंगी। यहां तक की बात क्लियर है। क्वेश्चन सेक्शन नंबर 4। अब यहां पर बात आती है रेंट क्या होगा, रेंट टू बी एज एग्रीड। सेक्शन नंबर 4 कहता है रेंट कैसे तय किया जाएगा, कैसे हम एक रेंट को तय करेंगे, वो कहता है हमारा सेक्शन नंबर 4। द रेंट पेबल फॉर एनी प्रीमाइसिस शेल, टेनेंट लैंडलॉर्ड को कितना रेंट देगा उस प्रीमाइसिस के लिए, सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। ठीक है,
बी सच एज मे बी एग्रीड अपॉन बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। मतलब एक टेनेंट एक लैंडलॉर्ड को कितना किराया देगा, तो ये किन दोनों के बीच में तय किया जाएगा, लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में तय किया जाएगा। यहां तक की बात क्लियर है। एंड इट शैल नॉट इंक्लूड, इसमें क्या इंक्लूड नहीं होगा, द चार्जेस पेबल फॉर द एमिनिटीज। अब जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि रूम का भाड़ा 5,000 रुपये है, लेकिन अगर आपको इसको यूज़ करना है, पंखा यूज़ करना है, तो आप 100 रुपये एडिशनल दोगे हर महीने के, तो वो रेंट में इंक्लूड नहीं है। टेबल है, यूज़ करना है, आप 100 रुपये एडिशनल दोगे महीने के, तो वो 100 रुपये उस टेबल के लिए रेंट में इंक्लूड नहीं है, अलग से देने पड़ेंगे। चार्जेस पेबल फॉर एमिनिटी विच मे ही एग्रीड अपॉन सेपरेटली। अब लैंडलॉर्ड ने बोल दिया अगर आपको यूज़ करना है तो आप यूज़ करो, लेकिन 100 रुपये मैं एक्स्ट्रा लूंगा महीने के। अब अगर वो एग्री करेगा तब तो वो यूज़ करेगा, तो वरना नहीं करेगा, तो यहाँ पे भी एग्री होना चाहिए। एंड शैल ही पेबल अकॉर्डिंगली, अब जैसे तय हुआ है वैसे उसको पे करना पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने अभी रेंट की बात करी, तो यहाँ पर हम ये भी समझ गए कि यहाँ पर रेंट से कोई मतलब नहीं है इस एक्ट का। यहाँ पर सिर्फ मतलब किससे है कि वो जो रेंट का रिवीजन होगा, जो कि हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, सेक्शन 6 और 7 के अंदर, उससे इस एक्ट का मतलब है। जो रेंट तय किया जा रहा है वो तो पार्टी अपनी मर्जी से कर रही हैं, दोनों की सहमति से कर रही हैं। रेंट को तय करने के लिए तो कोई इसमें प्रोविजन नहीं है। हाँ, रेंट का रिवीजन कैसे होगा, किस तरीके से होगा, उसका डिफॉल्ट होने पे क्या क्या प्रोविजन होंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन रेंट तो पार्टियां अपनी तरफ से तय कर रही हैं, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देख रहे हैं सेक्शन नंबर 5, आज के सेशन का आखिरी सेक्शन, सेक्शन नंबर 5, पेमेंट एंड रेमिटेंस ऑफ रेंट बाय टेनेंट। किराएदार के द्वारा किराए का भुगतान। देखते हैं। अनलेस एग्रीड अदरवाइज एवरी टेनेंट शैल पे द रेंट बाय 15th डे ऑफ द मंथ नेक्स्ट फॉलोइंग द मंथ फॉर विच द रेंट इज पेबल। हर महीने की 15 तारीख को रेंट पे कर दिया जाएगा अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना हुआ है तो। मान लो मैंने किसी एक्स से घर किराए पे लिया और हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया। अब जो महीना आएगा उस महीने की 15 तारीख तक मैं किराया दूंगा। अब अगर वो मान लो एग्री पहले हो जाऊं, हम दोनों में एग्रीमेंट हो जाए कि मैं 7 तारीख को दूंगा, तो 7 तारीख को दूंगा। और मान लो अगर कोई एग्रीमेंट नहीं बना तो मैं 15 को दूंगा। 15 तक तो हमको देना ही है किसी भी हालत में। लेकिन अगर हमारा एग्रीमेंट हो जाता है कि मैं आपको 3 तारीख को दूंगा, तो मैं बाउंड हूँ 3 तारीख को देने के लिए। लेकिन अगर कोई एग्रीमेंट नहीं बना हमारे बीच में, तो मेरे को 15 तक तो किसी भी हालत में देना ही है, वो मेरी लास्ट डेट है। यहाँ तक की बात क्लियर है। Every tenant who make a payment on account of rent shall he entitled to obtain a receipt। अगर कोई टेनेंट अपने लैंडलॉर्ड को किराया दे रहा है तो उसके बदले में टेनेंट एंटाइटल है किसके, रिसिप्ट लेने के अपने लैंडलॉर्ड से। और उसमें क्या अमाउंट होगी जो उसने पे किया गया है, ऑफ द अमाउंट पेड ड्यूली साइंड बाय द लैंडलॉर्ड और हिज ड्यूली ऑथराइज एजेंट। लैंडलॉर्ड के द्वारा उस स्लिप के ऊपर साइन भी किया जाएगा या उसके एजेंट के द्वारा। मतलब लैंडलॉर्ड भी कर सकता है और उसका कोई एजेंट भी कर सकता है। यहाँ तक की बात क्लियर है। अ टेनेंट में मेक पेमेंट टू द लैंडलॉर्ड और हिज ड्यूटी ऑथराइज एजेंट। अब टेनेंट अपने लैंडलॉर्ड को भी पेमेंट कर सकता है और उसके किसी एजेंट को भी पेमेंट कर सकता है, और उसके मेथड क्या क्या होंगे वो हम देख लेते हैं। बाय पर्सनल पेमेंट, बाय कैश, बाय चेक और बैंक ड्राफ्ट। ये बैंक है, बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट से पेमेंट करे, चेक से करे, कैश से करे, खुद जाके दे, कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बाय पेमेंट इन बैंक अकाउंट एज स्पेसिफाइड बाय द लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड ने बोला कि भैया मेरे खाते में पैसे डाल दिए, मेरा खाता ये है, इस बैंक का है, इस बैंक के इस खाते नंबर में मेरे पैसे पहुंच जाने चाहिए। तो अब यहाँ पर बैंक अकाउंट आ गया, मेंशन कर दिया स्पेशली लैंडलॉर्ड ने, तो ऐसे भी पेमेंट की जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं। बाय रेमिटिंग थ्रू पोस्टल और मनी ऑर्डर।
पोस्टल ऑर्डर से भी पेमेंट की जा सकती है। लैंडलॉर्ड कह दे टेनेंट को कि आप इस पते पर पोस्टल ऑर्डर मेरे नाम का भिजवा देना, पेमेंट मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लैंडलॉर्ड शैल डिस्क्लोज टू द टेनेंट हिज बैंक अकाउंट नंबर, ये बैंक अकाउंट नंबर है, बैंक अकाउंट नंबर एंड द नेम ऑफ द बैंक in the same municipal area in the rent agreement or by notice sent to him by registered post acknowledgeable due। लैंडलॉर्ड की ये ड्यूटी बन जाती है कि भैया अगर वो आपको बैंक अकाउंट में पैसे चाहिए टेनेंट से, तो आप टेनेंट को अपना बैंक अकाउंट नंबर दें, बैंक का नाम बताएं उस एरिया में जहां पर वो प्रॉपर्टी है। अब या तो आप जब एग्रीमेंट करें तब बता दें, या उसके लिए आप अलग से कोई नोटिस भेज दें, क्योंकि टेनेंट को तो कोई सपना आएगा नहीं कि भाई इसका नंबर ये होगा, जब तक लैंडलॉर्ड उसको इन्फॉर्म नहीं करेगा। यहाँ तक की बात क्लियर है। हमने आज चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है इसका, जिसके अंदर हमने सेक्शन 1 से लेकर 5 तक डिस्कस किया है। कल हम चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम सेक्शन 6 और 7 डिस्कस करेंगे, जो कि कहता है रिवीजन ऑफ रेंट के बारे में। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। कल हम सेम टाइम पर दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एंड टेक केयर।